Assalamu alaikum students, hope that you're fine and doing best these days. Today's topic is causes of separation of East Pakistan. As you know that we are studying chapter number 2 and this is the last topic of your chapter number 2. So let's come towards the topic causes of separation of East Pakistan, जिसे हम उर्दू में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के सबब से जानते हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि that we are going to study that why the East Pakistan has been separated from the West Wing. So what were the reasons behind of all of the circumstances? क्या ऐसे हालात व वाक़यात हुए जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान को जो है वो डिसीजन लेना पड़ा कि वो मगरबी पाकिस्तान से अलहदा हो जाए. मशरक़ी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश के नाम से है. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बैकग्राउंड की तरफ आएंगे कि इसके बैकग्राउंड में ऐसी क्या रीज़न्स हुई जिसकी वजह से जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा. सो हम स्टार्ट करेंगे सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ द पाकिस्तान, जो कि हुई 14 अगस्त 1947 को. आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान वाज बेसिकली कंसिस्टेड एट दैट टाइम द टू विंग्स. द फर्स्ट विंग वाज द ईस्ट विंग एंड द सेकंड वन इज़ द वेस्ट विंग. ईस्ट विंग मीन्स मशरक़ी पाकिस्तान या मशरक़ी हिस्सा, या वेस्ट पाकिस्तान मीन्स मगरबी पाकिस्तान. ठीक है, सो इन दो के ऊपर बेसिकली जो है वो पाकिस्तान उस टाइम कंसिस्ट कर रहा था. अब इनके बीच में क्या ऐसे डिफरेंसेस हुए ईस्ट विंग के अंदर और वेस्ट विंग के अंदर, क्या ऐसे डिफरेंसेस हुए जिसकी वजह से उन लोगों को सोचना पड़ा कि हम लोग जो है वो मगरबी पाकिस्तान के बीच में नहीं रह सकते. हम बैकग्राउंड की बात करें कि पीछे क्या हुआ बेसिकली. सो सबसे पहले हम आते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टाइम आया तो सबसे पहला जो मसला खड़ा हुआ वो हुआ लैंग्वेज का, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके हुए थे कि आप लोगों की जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, उर्दू. ठीक है, सो व्हेन वी हैव स्टार्टेड द वर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, सो इन 1956 हमने कॉन्स्टिट्यूशन दे भी दिया. सो वो उससे पहले उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से पहले हमें क्या इश्यूज़ जो थे वो फेस करने पड़े. तो उसमें सबसे बड़ा इशू जो था वो लैंग्वेज इशू का था कि बंगाल जो था या जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो ये कह रहा था कि हमें चूँकि उर्दू से इतनी ज़्यादा जो है वो हम इसको नहीं इतना ज़्यादा जानते, तो हम लोग जो हैं वो उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज को नहीं लेना चाहते, बल्कि हम किसको लेना चाहते हैं, बंगाली को. हमारे लोग उसी को लिखना जानते हैं, उसी को पढ़ना जानते हैं, बोलना जानते हैं, उसी में उनकी अंडरस्टैंडिंग है. तो हम लोग जो हैं वो उर्दू को बिल्कुल फेवर करने के लिए तैयार नहीं है. हम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो बंगाली होनी चाहिए. सबसे पहला मसला जो दोनों विंग्स के बीच में आया. उसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेशन इशू. फिर 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले जो हमें इशू फेस करना पड़ा वो था रिप्रेजेंटेशन इशू. रिप्रेजेंटेशन क्या है, नुमाइंदगी, यानी कि आपने अपने सूबे के लिहाज से कितने मेंबर्स उनसे हैं वो असम्बली के अंदर देने हैं. तो जो ईस्ट विंग था, अब चूँकि उसकी तादाद पॉपुलेशन ज़्यादा थी इसलिए वो चाहता था कि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है असम्बलीज़ के अंदर वो ज़्यादा हो. दूसरी तरफ वेस्ट विंग जो था वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डेप्रीवेशंस की तरफ कि कौन सी ऐसी डेप्रीवेशंस जो थी वो ईस्ट विंग को जो है वो फेस करनी पड़ी. सबसे पहले इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. ठीक है, जितना भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम था, जितने भी प्रोग्रेस थी वो सारी की सारी हो रही थी वेस्ट विंग के अंदर. ठीक है, सो जो ईस्ट विंग था वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्राइव उसने फील करना शुरू कर दिया कि हम लोग जहाँ पर 1947 पर जहाँ पर खड़े थे वहीं पर अभी भी खड़े हैं. हमारे का जो विंग है उसके अंदर तो किसी किस्म की कोई जो है वो प्रमोशन हो ही नहीं रही, डेवलपमेंटल वर्क हो ही नहीं रहा. तो ये इन चीज़ों ने जो है उनके अंदर सेंस ऑफ डेप्रीवेशन या सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो था वो पैदा करना शुरू कर दिया था. सबसे जो अहम किरदार था वो था पॉलिटिकल लीडर्स. पॉलिटिकल लीडर्स की ही आपस में नहीं बढ़ रही थी, यानी ईस्ट विंग के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे और वेस्ट विंग के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो लोग, उन लोगों की आपस में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी. दोनों जो थे वो उस वक्त लास्ट ऑफ पावर के जो था उसमें चल रहे थे, सिनेरियो में चल रहे थे. वो चाहते थे, वेस्ट विंग वाले चाहते थे कि लीडर्स चाहते थे कि हमारे पास ज़्यादा पावर्स अथॉरिटीज़ हों, ईस्ट विंग वाले जो थे वो कहते थे हमारे पास ज़्यादा पावर्स अथॉरिटीज़ हों. तो इन सब चीज़ों ने मिलकर बेसिकली जो है वो ऐसे प्रॉब्लम्स और सर्कमस्टांसिस क्रिएट किए कि जो बंगाली थे या मशरक़ी पाकिस्तान के जो लोग थे उनको ये फील होना शुरू हो गया कि हम लोग जो हैं वो इनके साथ नहीं जो है वो रह सकते हैं. सो लेट्स कम टूवर्ड्स द कॉजेज़ नाउ.
what is the first one? The first one is the geographical distance. अब जैसे कि मैंने आप लोगों को जूम क्लास में ऑलरेडी ये बात समझा दी थी कि ईस्ट विंग और वेस्ट विंग, ये दो विंग जो थे, इनके बीच में तकरीबन जो है वो 1000 किलोमीटर का रास्ता बनता था, जिसकी वजह से जो है वो उनको टाइमली कोई भी चीज़ प्रोवाइड करना जो है वो बहुत मुश्किल था। ठीक है, चूँकि वेस्ट विंग जो है वो हर तरह से डेवलप था और मिलिट्री के हवाले से भी डेवलप था और बाकी इकोनॉमी के हवाले से भी उसके अंदर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हो रहे थे, लेकिन ईस्ट विंग के अंदर ऐसा नहीं था। तो जब भी कभी ईस्ट विंग को ज़रूरत पड़ती थी किसी चीज़ की, तो इस डिफरेंस की वजह से, जियोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से, वो चीज़ें जो थी वो आप लोगों को मतलब ईस्ट विंग को जो है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाती थी। अब आपको मैं ये बताती चलूँ कि ईस्ट विंग और वेस्ट विंग जो है, इन दोनों के जो था वो कल्चर जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अगर उनके अंदर कोई चीज़ सेम थी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम था। एक ही चीज़ कॉमन थी जिसकी वजह से ईस्ट विंग और वेस्ट विंग जो है उन हिस्सों को मिलाकर पाकिस्तान बना दिया गया, क्योंकि वहाँ पर भी मेजॉरिटी जो थी वो मुस्लिम्स की थी और यहाँ पर भी मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी। इनकी सकाफ़त, इनका कल्चर, सिविलाइजेशन, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें जो थी वो हम लोगों से डिफरेंट थी, सिवाय एक चीज़ के, और वो थी इस्लाम। एक चीज़ हम दोनों में कॉमन थी, वो इस्लाम। तो इस्लाम की बेस पर जो है वो इस इलाके को जो है वो पाकिस्तान जो है वो कंसीडर किया गया और पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया गया। ठीक है, सो आगे हम अगले पॉइंट पर आते हैं, वो है इम्पैक्ट्स ऑफ हिंदूज ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। आपको पता है कि पाकिस्तान बनने से पहले जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस थी ट्रेड के ऊपर, वो कॉमर्स के ऊपर, वो सारी की सारी किसकी थी? हिंदूज़ की थी। हिंदूज़ जो थे वो ज़्यादा अच्छे स्टेटस के ऊपर जो थे वो बैठे हुए थे, उनके पास सारी सर्विसेज थी, ट्रेडिंग थी, सारी इकोनॉमी जो थी वो उनसे चल रही थी। सो इस वजह से जो है वो जब पाकिस्तान बना और बनने के बाद वो हिंदू जो थे वो अभी तक वहीं पर थे, वो माइग्रेट नहीं करके गए। तो जो हिंदूज़ थे उन्होंने भी इसके अंदर बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया। उन्होंने जो है वो ईस्ट विंग के जो लोग थे उनको मोटिवेट जो है वो करना शुरू कर दिया है कि आप लोग जो हैं वो वेस्ट विंग के साथ बिल्कुल मत रहें, उनसे अलहदा हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। जब तक आप उनसे सेपरेट नहीं होंगे उस वक्त तक आपके लिए जो है वो तरक्की करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस डोमिनेंस की वजह से वो ईस्ट विंग के जो लोग थे, यानी मुस्लिम लोग जो थे, उनको भी आगे आने के लिए जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक बैकवर्डनेस? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट दैट the east wing have some type of inferiority complexes or some deprivations as well. वो कैसे कि जो ज्यूट था, जो पटसन था, वो सबसे ज़्यादा जो थी उसकी ग्रो जो होती थी वो ईस्ट विंग के अंदर होती थी, लेकिन उसको बेचने के बाद, उसको सेल करने के बाद, जो है एक्सपोर्ट करने के बाद जितना भी पैसा होता था वो सारा का सारा लग जाता था वेस्ट विंग में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था कि इनके अंदर जो जितना मतलब काम कौन कर रहा है? ईस्ट विंग काम कर रहा है, लेकिन जब पैसा लगाने की या इन्वेस्टमेंट की जो टर्न है वो किसकी आ रही है? वेस्ट विंग की आ रही है। सो ये चीज़ें जो थी इसकी वजह से इश्यूज जो थे वो बढ़ना शुरू हो गए कि जी हम काम कर रहे हैं लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं और पर हो रही है। सो इस वजह से जो है वो इसको जो है वो माशी जो तंगी थी वो देखनी पड़ी, माशी पसमानदगी जो थी वो देखनी पड़ी। उन्होंने देखा कि कोई डेवलपमेंट हमारी नहीं हो रही, सारी सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो हम लोग कर रहे हैं। और तो इस तरह के इश्यूज जो थे वो उन पर जो है वो दिन ब दिन जो थे वो बढ़ना शुरू हो गए। रोल ऑफ हिंदू टीचर्स, बेसिकली हिंदू टीचर्स प्लेड वेरी नेगेटिव एंड वेरी बैड रोल इन दिस रिगार्ड, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जितनी भी सर्विसेज थी और जो ट्रेड था वो ऑलरेडी किसके पास था? हिंदूज़ के पास था। ठीक है, सो हिंदूज़ ने क्या किया कि अब चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी हिंदू बैठे हुए थे तो उन्होंने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप लोग जो हैं, आप लोगों को सही तरह से सर्व नहीं किया जा रहा वेस्ट विंग की तरफ से, आप लोगों को जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा है, आप लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, आप लोगों को जो है वो आप लोगों के एरिया के अंदर डेवलपमेंटल काम नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को उनके खिलाफ बोलना चाहिए, आप लोगों को उनके खिलाफ जाना चाहिए, उनसे डिमांड्स दिन ब दिन करनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो इनके अंदर
टीचर्स ने जो है वो इसमें बहुत नेगेटिव रोल जो है वो प्ले किया। आगे आते हैं लैंग्वेज इशू में। ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में बता चुकी हूँ कि जो ईस्ट विंग था वो बंगाली लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने की डिमांड कर रहा था, और जो वेस्ट विंग था वो उर्दू के लिए डिमांड कर रहा था, लेकिन इस मसले को तो रिजॉल्व कर दिया गया। दोनों लैंग्वेज जो थी उनको जो है वो एज अ नेशनल लैंग्वेज जो है वो अडॉप्ट किया गया 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इस मसले को इस तरह से सॉल्व किया गया। आगे आते हैं रिप्रेजेंटेशन रेशो। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये बात बताई कि ईस्ट विंग जो है उसने ये कहा कि चूंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, कितनी है टोटल 56% जो है वो ईस्ट विंग की पॉपुलेशन है, और 44% जो है वो वेस्ट विंग की पॉपुलेशन है। ठीक है, सो 12% का ऑलमोस्ट जो है वो डिफरेंस बन रहा है। सो इस डिफरेंस को इस पॉपुलेशन को देखते हुए ईस्ट विंग जो था वो ये डिमांड कर रहा था कि चूंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो उस पॉपुलेशन रेट को देखते हुए जो है वो हमें 56 हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करते हुए आप लोग इंश्योर करें कि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो असम्बलीज़ के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन वेस्ट विंग के लीडर्स जो थे और पब्लिक जो थी वो इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि जो है वो उनको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिले, लेकिन इस मसले को जो है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। ठीक है, आगे आते हैं इंडियन इंटरफेरेंस। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि हिंदूज तो ऑलरेडी डोमिनेंट है आपकी ट्रेड के अंदर भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी, तो इंडिया जो है इसने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया। उनका मक्ती बानी का एक ग्रुप था जिसने जो है लोगों को मोटिवेट किया, उभारा, अर्ज किया कि आप लोग जो हैं वो ज़रूर इसके ख़िलाफ़ जाएँ, आप लोग जो हैं वो अब आप लोगों को जो है इसके ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलानी चाहिए। सो इस तरह से इसने अपनी इंटरफेरेंस शो की, और जब 1971 में इसने 70 में इसने खुद ही अटैक कर दिया, और फिर अटैक करने के बाद जो है वो ये कहा गया कि जी हम तो पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से आपके ऊपर जो है वो ये सारा जुल्म सितम कर रहे हैं। तो जब ये सारे सर्कमस्टांसिस चल रहे थे और फिर वेस्ट विंग से जो है वो ईस्ट विंग की तरफ कोई ख़ास कमांड टाइमली नहीं पहुंच सकी, तो वाकई में लोगों को जो है वो लगना शुरू हो गया कि जितना भी सर्कमस्टांसिस क्रिएट की जा रहे हैं हमारे ऊपर, जितना भी जुल्म सितम हो रहा है, तो वो वेस्ट विंग की तरफ से हो रहा है। सो मक्ती बानी जो ग्रुप था उसने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया, जो कि इंडिया कंट्री की तरफ से था। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के बारे में है। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो बेसिकली ईस्ट विंग के अंदर जो थे वो एक प्रोमिनेंट लीडर थे, और अवामी लीग जो थी वो इनकी पार्टी थी। और ये शेख मुजीबुर रहमान साहब जो थे इन्होंने 6 पॉइंट फार्मूला जो था वो 1966 में दिया, और जब ये लाहौर आए तो उन्होंने कहा कि वो 6 पॉइंट फार्मूला पेश करना चाहते हैं, और उन्होंने पेश किया, और दोनों विंग्स के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को सुना भी। और उसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान साहब ने पहले तो ये कहा कि मैं इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ सकता हूँ, तो हम लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लेटर ऑन जब इलेक्शंस हुए 1970 के, तो उस इलेक्शंस के अंदर जो है वो उन इलेक्शंस के बीच में हमने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो 6 पॉइंट फार्मूला जो था उससे बिल्कुल स्टिक कर गए कि जी मैं इससे ना एक पॉइंट आगे जाऊँगा ना एक पॉइंट पीछे जाऊँगा, मेरे जो 6 पॉइंट्स हैं उनको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग जो हैं वो अपना अपना रास्ता ले लेते हैं, यानी कि ईस्ट विंग और वेस्ट विंग दोनों लैदा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1970 के जब इलेक्शंस हुए तो ईस्ट विंग जो थी वहाँ पर अवामी लीग, जो मैंने आप लोगों को बताया, शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे, और वेस्ट विंग जिसके अंदर पीपल्स पार्टी थी जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो लीड कर रहे थे। सो ये जो दोनों लीडर्स थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी उसने भी अपना बहुत अहम किरदार अदा किया दोनों विंग्स को सेपरेट करने में। ठीक है, ईस्ट विंग जो था जब इलेक्शंस हुए तो अवामी लीग ने ईस्ट विंग के अंदर बहुत अच्छी कारकर्दगी शो की, इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वेस्ट विंग के अंदर बहुत अच्छी कारकर्दगी शो की। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो ईस्ट विंग के अंदर इतने प्रोमिनेंट जो है वो तरीके से नहीं जीत सके। इसी तरह से अवामी लीग जो थी जिसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान थे वो वेस्ट विंग के अंदर कोई ख़ास प्रोमिनेंट कामयाबी हासिल नहीं कर सके। सो और फिर वो अपने 6 पॉइंट फार्मूला के एजेंडा पर भी चल रहे थे। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो भी लस्ट ऑफ पावर के चक्कर में थे, तो उन्होंने भी इनके साथ निगोशिएट करने के लिए इतना ज़्यादा कोई ख़ास एफर्ट नहीं किया, और फाइनली जब अटैक हो गया भारत की तरफ से तो फिर और भी सर्कमस्टांसिस जो थे वो बिटर होना शुरू हो गए। सो इस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो अपने अपने एजेंडे पर खड़ी रही, अपने अपने पॉइंट्स पर खड़ी रही, और उन्होंने निगोशिएट करने ज़्यादा अच्छे तरीके से निगोशिएशन करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों आपस में जो थे वो सेपरेट हो गए। फाइनली 16 दिसंबर
वन जिसको हम ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं, बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान ईस्ट विंग जो था वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया और उसने अपना नाम जो है वो बांग्लादेश इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, अगर गर्ल्स आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।